लक्षण ग्रंथों की बात आई थी हमारे। लक्षण ग्रंथ का सीधा सा अर्थ है कि लक्षण और उदाहरण। इसमें भी यूं है, एक तरीका ये है कि एक छंद ये हो और अन्य छंद यहां पर रहे। एक शैली ये है, एक शैली ऐसी है, एक ही छंद में, एक ही छंद में लक्षण और उदाहरण दे दिया जाए। ये तो आपके सवाल रहेगा। ये शैली, ये चंद्रालोक की शैली है और इसका अनुकरण किसने किया है? भाषा भूषण यानी जसवंत सिंह ने। या तो ये आपको मोस्ट याद करना पड़ेगा, जसवंत सिंह का जो भाषा भूषण है, भाषा भूषण की यही विशेषता रहेगी कि इनके एक ही छंद में लक्षण और उदाहरण दे दिए गए हैं। बाकी क्या है, लक्षण दे दिया, उसके बाद उदाहरण चलते रहे। तो इस प्रकार के ग्रंथों को लक्षण ग्रंथों की संज्ञा दी। और ये लक्षण ग्रंथ करने वाले कवि यानी आचार्य कैसे लोग हैं? ये रीतिबद्ध है। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है और इन्हीं को डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं ये रीति काव्य है, कह रहे। फिर इन लक्षणों के अनुसार, इनके अनुरूप ग्रंथों की रचना करने वाले, उसमें क्या उदाहरण उसमें रहेंगे। अगर यहां श्रृंगार रस है तो इनके अनुरूप उनके भी श्रृंगार रहेगा। उदाहरण के रूप में आप बिहारी को ले सकते हो। बिहारी ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन श्रृंगार बिहारी के था, श्रृंगार तो भरा पड़ा है। तो इनके अनुरूप जिन्होंने रचना की, वो जैसे कि ये काव्य के जो अंग है, काव्य के अंग में काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, छंद, अलंकार, रस, गुण, दोष, ये सारे इनकी विशेषता न बताकर उनके उदाहरण बता रहे और उनका विश्लेषण कर रहे हैं। तो इनके अनुरूप जिन्होंने लिखा है उनको रीति सिद्ध कवि का है और बिहारी इसमें आते हैं। बिहारी को रीति सिद्ध मानने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है ही। और इस प्रकार के कवियों को डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कहा है। ये हमारी बात हो गई कल। अब नगेंद्र के यहां ये शब्द है ही नहीं। नगेंद्र ने बिहारी को रीतिबद्ध कवि माना है। केवल बिहारी नहीं, और भी इन्होंने लिए ही। हमारे ट्रिक रहेगा बिरपनेर करके ऐसा कोई हो। अब बिहारी को किन किन ने किस श्रेणी में डाला है, ये ऐसे कैसे हो रही है? आप कर रहे हो क्या? ये ठीक। बच्चन सिंह का एक इनके बारे में मानना है, क्योंकि डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन कवियों का जो विभाजन किया है वो बद्ध रीति की बजाय, रीतिबद्ध की बजाय बद्ध रीति और मुक्त रीति, रीतितर। मुक्त रीति में दो भेद है। एक अभिजात, अभिजात का अर्थ होता है कुलीन, संभ्रांत, उच्च वर्ग, और एक स्वच्छंद काव्य धारा। अभिजात वर्ग में इनमें आप कहेंगे इनके अनुसार बिहारी। और शुक्ल जी ने बिहारी को किस रीति ग्रंथकार, जिनमें कितने कवि है? 57 कवि है टोटल। इनमें इन्होंने रीति ग्रंथकार कवियों की संख्या है ये। इस प्रकार से ये बिहारी के बारे में आपके सवाल बनते रहेंगे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनको कहां रखा है,
अच्छा, गिरियर्सन, उन्होंने रीति काव्य 7वें अध्याय का नाम, लेकिन वहां बिहारी का स्थान है ही नहीं, आउट कर दिया इनको। तो ये सवाल हम लोगों ने कल पढ़ लिया, अब लिख लेंगे। चलो जहां से छोड़ा उसे आगे, यानी ये लिखा आपने, एक सवाल कल वाला करेक्ट कर लीजिए। भामा ने जो 3 प्रकार की रीतियां बताई ना, रीति नहीं, 3 प्रकार गुण कीजिए आप ये। हाँ, एक सवाल में लिखा है ना आपको कल कि भामा ने, एक कल लिखवाया था, कल कहीं दाएं बाएं हाशिए पर, भामा ने भी रीति की संख्या मानी 3, तो वहां रीति की जगह कर दो गुण, गुणों की संख्या मानी 3, रीति काट दो। काटना मतलब एक लाइन में कट जाता, यूं नहीं कि पूरा। भामा ने रीति की संख्या मानी 3, उसकी जगह रीति हटाकर क्या कर दो, क्योंकि भामा ने रीति 2 ही मानी और स्पष्ट उल्लेख है भी नहीं, हालांकि मैंने लिखवा रखा है। आगे बढ़िए, अब धीरे धीरे गाड़ी अपनी थोड़ी चलेगी आगे स्पीड से, क्योंकि रीतिकाल आपके काफी तक समझ में आ गया है। अब प्रवृत्तियां, उसके बाद एक एक कवि के बारे में पढ़ेंगे अपन। भूषण के बारे में, मतीराम के बारे में, देव के बारे में, पद्माकर है, प्रताप शाही है, बिहारी है। अब बिहारी इनमें रीतिकाल में सबसे महत्वपूर्ण, तो वहां थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आपने ये लिखा था, लक्षणों के अनुरूप काव्य रचना की, ये लास्ट, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, लिखेंगे आज काफी अपनी, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिन कवियों को रीति सिद्ध कवि माना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिन कवियों को रीति सिद्ध कवि माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा है। नेक्स्ट लिख दीजिए एक तरफ यूं साइड में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नीचे लिखी रीतिबद्ध, और सामने लिख दी नगेंद्र, वहां रीतिकार या आचार्य कवि, एक चीज थी ये। कवि हो गए, फिर रीतिकार या आचार्य कवि। रीति काव्य था, कवि हो जाएंगे रीतिकार या आचार्य कवि। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने जिनको रीतिबद्ध कहा है, उन्हीं को डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकार या आचार्य कवि कहा है। इन्होंने जिनको रीति सिद्ध कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने उसको रीतिबद्ध कह दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनका रीतिबद्ध, नगेंद्र हो गए वो रीतिकार, इनका वर्ग रीति सिद्ध, जो कि नगेंद्र हो गए रीतिबद्ध। ये चीज हम लोग इसलिए लिखते हैं कि फास्ट लास्ट में पढ़कर जा सके, ताकि पता चले कि किसने किसको क्या माना ही हो। और ये आपको याद रहेगा कम से कम 2-3 दिन, उसके बाद भूल जाओगे, फिर पढ़ना पड़ेगा कई दिन, फिर भूल जाओगे, फिर हो जाएगा याद, रूट हो जाएगा, समझ में आ रखा है, रट लोगे ढंग से। नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट, नोट रीति काल के अध्ययन में, ये कोले लेक्चर सवाल आया था। ये तो लिख दिया ना आपने, ये तो इतना ही लिखना है।
ये लिखो तो आपकी मर्जी, नहीं लिखो तो खैर, क्योंकि बिहारी के बारे में अपन आगे वैसे ले रहे हैं, ये लिखना था। रीति काल के अध्ययन में सामान्यतः रीति काल के अध्ययन में सामान्यतः विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के विभाजन का अनुसरण किया जाता है। यानी सामान्यतः हम जो पढ़ते हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर लिखिए, मोस्ट करना, रीति काल के कवि कविता के सौदागर है। यानी ये लोग पैसे लेते हैं, कह रहे अर्थ के लिए काव्य रचना करते हैं, कविताओं को बेचते हैं, और इनके आश्रित राजा इनसे कविताएं खरीदते हैं, यानी इनको पैसे देते हैं, धन देते हैं, अर्थ देते हैं। रीति काल के कवि कविता के, मोस्ट करना, रीति काल के कवि कविता के सौदागर है। यानी ये किसके लिए लिखते हैं? अर्थ के लिए। लिखिए आगे, डॉक्टर बच्चन सिंह। हाँ, कथा नहीं है, बस यही रहेगा हमारे, किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह। रीतिकाल के कवि कविता के सौदागर है डॉक्टर बच्चन सिंह। नेक्स्ट, जबकि देव जाति विलास, भाव विलास, अष्टयाम, देव माया प्रपंच, और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना रहेगी शब्द रसायन, या इसी का दूसरा नाम रहेगा काव्य रसायन। देव ने जो काव्य के संदर्भ में जो बातें लिखी है वो इसमें ही है। उदाहरण के रूप में छल को एक संचारी भाव मानना, 34वां संचारी भाव, इनमें एक ही रचना है शब्द रसायन या काव्य रसायन, तो महत्वपूर्ण रचना है। नोट, कवि देव ने, कवि लिखाने लिए कोई दिक्कत नहीं, जबकि देव ने सुकवि को, ये कवि का नाम है, सुकवि को, जबकि देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। जबकि देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। ऑल ओवर कहने वाले कौन है? बच्चन सिंह, उनका मोस्ट है। नेक्स्ट, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार संभव है शुक्ल जी को डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार संभव है शुक्ल जी को रीति काल नामकरण की प्रेरणा रीति काल नामकरण की प्रेरणा ग्रियर्सन से मिली हो। ग्रियर्सन से मिली हो। नेक्स्ट, डॉक्टर ग्रियर्सन ने
डॉक्टर ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, कहीं नॉर्दर्न लिखा है कि नहीं भी लिखा है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें अध्याय का नाम रीति काव्य रखा। 7वें अध्याय का नाम रीति काव्य रखा। और उसमें बिहारी की गणना नहीं की गई है। यानी यहां से बिहारी जी हो गए बाहर, और उसमें बिहारी की गणना नहीं की गई है। नेक्स्ट मोस्ट नेक्स्ट मार्कंडेय वाजपेयी ने मार्कंडेय वाजपेयी ने मार्कंडेय वाजपेयी ने रीति काव्य को मार्कंडेय वाजपेयी ने रीति काव्य को गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहा है। गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहा है। मार्कंडेय वाजपेयी ने रीति काव्य को गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहा है। अच्छा सवाल है, लगातार आपको मोस्ट चल रहा है सवाल। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रीति काल के कवियों का विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रीति काल के कवियों का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। दो प्रकार से किया गया है। यथा नंबर 1 रीति ग्रंथकार कवि, यथा नंबर 1 रीति ग्रंथकार कवि, इसमें बिहारी सहित रीति ग्रंथकार कवि, इसमें बिहारी सहित 57 कवि है।
इसमें बिहारी सहित 57 कवि है। नंबर 2 अन्य कवि। नंबर 2 अन्य कवि। इसमें घनानंद सहित 46 कवि है। इसमें घनानंद सहित 46 कवि है। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल के अनुसार आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद। अच्छा सवाल है ये भी। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के कवियों की प्रिय छंद कवित और सवैया ही रहे। कवित और सवैया ही रहे। कैसे मात्रिक छंद है वर्णिक है? वर्णिक। तो सवैया में वर्ण कितने से कहां से कहां तक हो सकते हैं? पढ़ा है ना कहीं ने? कितने? पक्का? ठीक है, 22 से 26। तो ये साधारण श्रेणी का है, दंडक श्रेणी का है? दंडक का क्यों नहीं है? दंडक में 26 से अधिक और मात्राएं जाए तो 32 है। चलो बहुत अच्छा है। तो इसमें सवैया में जैसे कि एक हम लेते हैं मदिरा सवैया। तो मदिरा सवैया में पढ़ रखे हैं ना आप? मदिरा पढ़ लिया ना? अच्छा, तो मदिरा में क्या है याद नहीं? 22 वर्ण है पक्का? ट्रिक 22 वर्ण है, ठीक है। फिर अब एक गुरु, लेकिन किस पर गुरु किस पर होगा? कौन सा इसमें इससे पहले और 7 क्या है? 7 कौन से गण है? गड़बड़ तो यही तो है। पक्का? कैसे? घर से भागर, यानी मदिरा में 7 भगण है। भगण 7 भगण। इन 7 गुणक 3 बराबर कितने वर्ण हो गए? 21 हो गए। पीछे एक रहा, तो जो एक है वो क्या है? गुरु है। यानी मदिरा घर से भागकर 22 वर्ष की, 22 वर्ष का अर्थ क्या हो गया? 22 वर्ण की 22 वर्ष की आयु में घर से भागकर मदिरा का सेवन किया जाता है। और उनमें आपका कोई न कोई एक गुरु रहता है। सीधा से एक गुरु निकालोगे, फिर 21 रहेंगे और 7 भागकर इन भगन हो गए। उसके बाद हमने कौन सा लिया था? मालती। तो मालती की क्या समस्या थी? 23 साल की हो गई, इसलिए मालती घर से भाग गई। और भगाने में कितने लोगों का योगदान है? तो गुरु है। हाँ, यानी यहां आपके 7 गुणक 3 बराबर 21 और 2, ये 2 क्या थे? गुरु थे। मालती का दूसरा नाम क्या है? मतगयन। हाँ हाँ, बस यही है। चलो, तो ये सभी आपने पढ़ रखा, अच्छे से आपको याद है। कवित और सवैया ही रहे, पूर्ण विराम इसमें लिखिए। कवित वीर और श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। इसी में लिखना है। कवित वीर और श्रृंगार के लिए, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। जबकि कविता आगे अपन प्रवृत्ति में लिख रहे वीर रस प्रधान है। शुक्ल जी ये कह रहे हैं कवित वीर और श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट,
मोस्ट करना। कर्नेश कवि के ग्रंथ, कर्नेश यहां पर अब धीरे धीरे चिंतामणि की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पहले कि रीतिकाल की रचनाएं आपको मिलने लग जाती है। कर्नेश कवि के ग्रंथ 1 2 3 लिखेंगे। कर्णाभरण, श्रुति भूषण, भूप भूषण। कर्णाभरण, श्रुति भूषण, भूप भूषण। इसका मतलब ये हो गया इन तीनों की विषय वस्तु क्या रहेगी? अलंकार रहेगी। यानी आचार्य शुक्ल जी की नजरों में रीति का दस्तक दे चुका है, कह रहे हैं। ये कृपाराम के बाद इनका उल्लेख कर लेते हैं कि कर्नेश कवि की रचनाएं हम लोगों को मिलती है। कर्णाभरण, श्रुति भूषण, भूप भूषण। नेक्स्ट, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इस युग के समस्त कवियों ने अपने ग्रंथों का निर्माण, बहुत बढ़िया सवाल है, बिना नगेंद्र के आएगा। रुक जाना, कुछ ऐसी चीजें कॉमन रहेगी, जैसे रीति का निरूपण। ये इस काल की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। यहां के कवियों ने 9 रसों का चित्रण किया है, लेकिन श्रृंगार रस का चित्रण विशेष रूप से। फिर ये रीति काल के कवि आचार्य है या कवि? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र दोनों कहते हैं कि ये कवि ही है। यानी यहाँ के कवियों में आपको कवित्व मिलेगा, न कि आचार्यत्व। कवित्व यानी कवि ही है। रीति का निरूपण उनकी प्रधान प्रवृत्ति है। सभी रसों का चित्रण है, लेकिन श्रृंगार रस का विशेष रूप से चित्रण किया गया है। और इन लोगों ने काव्य रचना की है, तो क्यों की है? तो ये कहा गया है, इसमें एक देखिए आ रहा है अभिव्यक्ति, यानी आत्म प्रदर्शन। अभिव्यक्ति, आत्म प्रदर्शन। किसका भाव रह गया? अनुभूति का। अभिव्यक्ति की प्रधानता है। यानी ये लोग भले है कवि, लेकिन इनमें क्या बनने की होड़ है? आचार्य बनने की होड़ है। और ये काव्य रचना क्यों करते थे? ये इसलिए, क्या कह रहे हो? अर्थ वाली बात सही है। वहां वो ये कि काम वासना नहीं है। यानी जैसे श्रृंगार लेते हैं ना, या सवाल खड़ा हो जाता है कि इन लोगों में काम वासना है। नहीं, ये कवि है और ये पराश्रित है, इसलिए इनका सीधा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये तो बेचारे राजाओं के आश्रम लिख रहे हैं। इसलिए यहां जो श्रृंगार रस आते ही, जो काम वासना की बात आती है, नहीं, यह सवाल का जवाब है ये कि नहीं, ये अर्थ प्राप्ति हेतु। क्योंकि इन कवियों को वृत्ति दी जाती थी। वृत्ति का अर्थ एज ए अर्थ, ये इनको निश्चित रूप से निश्चित मान दे, जैसे एज ए यूं, इस प्रकार से दिया जाता था। रूप नहीं है यहाँ पर। यहां अपना सवाल दूसरा है कि ये जो अभिव्यक्ति इनकी है, या आत्म प्रदर्शन है, इसके साथ साथ ये लोग सामान्य पाठकों को ये लिखवा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही तो है, ये हम करेंगे नहीं, इसलिए सामान्य पाठकों को काव्य का ज्ञान, बस ये चीज महत्वपूर्ण है। आप श्रृंगारिकता भी करोगे, कोई गलत नहीं करेगा। रीति निरूपण तो है ही है, क्योंकि काल यही है।
फिर आचार्य की होड़ है, तो इसका मतलब अभिव्यक्ति प्रधान काव्य इनका कह रहे। आत्म प्रदर्शन ये इसी से जुड़ा है, और यहां इसका अर्थ है अनुभूति गौण है। या ये काम वासना है, या एक और सवाल लेते हैं हम, इसलिए इसको गलत नहीं करना है। यानी स्त्रियों की स्थिति के बारे में जब बात की जाती है, तो यह सामंती दृष्टिकोण है। सामंती दृष्टिकोण का अर्थ ये हो गया कि स्त्रियों को केवल भोग्या वस्तु समझा जाता था, लेकिन समझने वाले कौन थे? घूम फिर के बात फिर वही राजा लोग। यानी ये जो कवि है, ये तो पराश्रित है बेचारे। राजाओं के आश्रय में स्त्रियों को जो मान सम्मान दिया जाता था, उसी को इन्होंने लिखा है, कह रहे। और है ही एक एक राजा 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 500 अगर रानियां रखे, इसका मतलब है आपका स्त्रियों के प्रति सामंती दृष्टिकोण है, कह रहे। यानी आदर्श दृष्टिकोण नहीं है, सामंती दृष्टिकोण है। और आगे अपन जाते हैं, जैसे कि रीति मुक्त में, वहां अलग है, तो वहां ये प्रवृत्तियां ही नहीं है, वहां निश्चल प्रेम है, निश्चल प्रेम। लिखिए, इस युग के समस्त कवियों ने अपने ग्रंथों का निर्माण सामान्य पाठकों को काव्य शास्त्र का ज्ञान, सामान्य पाठकों को काव्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया। प्राप्त और प्रदान दोनों एक ही चीज, ये प्रदान यानी दे रहे हैं, प्राप्त यानी वो ले रहे हैं। इस युग के समस्त कवियों ने अपने ग्रंथों का निर्माण सामान्य पाठकों को काव्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया। यानी यहां इसकी जगह शब्द हो जाता ना ज्ञान प्रदान करने के लिए, तो बढ़िया रहता। चीज एक ही है, ये दे रहे उनसे ले नहीं रहे, क्योंकि से नहीं है, के ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया। अल्पविराम, ये कवि मूलतः रसवादी है। यानी यहां पर श्रृंगार रस के बारे में बहुत सारी बात कहते ये एक सार निकाला है कि इन्होंने कोई ऐसा नहीं कि भोग विलासी प्रवृत्ति के स्वयं थे, नहीं, ये तो बेचारे यथार्थ जीवन विश्वास रखते थे। ये राजाओं के आश्रय में थे, इसलिए इनका काव्य इस श्रेणी में आता है। और रसों का चित्रण क्या विशेष रूप से, यानी रस शिरोमणि वो श्रृंगार रस। और ये कवि अंततः गत्वा ठहरते क्या है? रसवादी। तो क्या नहीं है? अलंकारवादी। क्या इन कवियों के या अलंकार नहीं मिलेगा? है ही। भाषा भूषण की बात कर रहे हैं, भाषा भरण की है, कवि कुल कंठा भरण है, ये सब अलंकार किससे संबंधित ग्रंथ है। लेकिन पूरे इस काल के कवियों की एक प्रवृत्ति ली जाए तो ये कवि रसवादी ठहरते हैं। क्यों? क्योंकि दो वर्ग है, एक वर्ग है भामह का, दंडी, वामन, रुद्रट, उद्भट, ये एक वर्ग है। दूसरा वर्ग है ये आनंद वर्धनाचार्य, मम्मटाचार्य, विश्वनाथ, ये वर्ग है। ये जो कवि आचार्य गण है ये रसवादी है। अगर इनका अनुकरण कर लेते तो केशव की तरह पूरा पूरा रीति काल हो जाता आपके अलंकारवादी। भले उसमें छंद और भले उसमें रस आ जाते। इन जो कवि, जो रीतिकाल कवि है, उन्होंने इस प्रवृत्ति वर्ग का अनुकरण किया है। और ये ध्वनिवादी, भले ध्वनिवादी, लेकिन ध्वनि और रस दोनों, और यहां आते आते तो विशेष रूप से काव्य की आत्मा ही रस को मान लिया गया। और चिंतामणि की एक रचना का नाम है काव्य प्रकाश, जो कि मम्मट की है। चिंतामणि की एक रचना का नाम है रस विलास। इसका मतलब है जिस कवि को आचार्य शुक्ल हिंदी में रीतिकाल का
प्रवर्तक मानते हैं, उनकी रचना का नाम या आपके चिंतामणि की रचना का नाम रसविलास मिलेगा या काव्य प्रकाश मिलेगा। काव्य प्रकाश रचना मम्मटाचार्य की मूल है, इनकी भी इसका मतलब इसमें आपको रस मिलेंगे और यहां तो मिल ही रहे हैं। रसविलास रचना देव की भी है जो प्रसिद्ध है, इसलिए हम चिंतामणि के रसविलास पर ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि चिंतामणि की कवि कुल कल्पतरु पर ज्यादा बात करते हैं। काव्य प्रकाश भी है, काव्य विवेक भी है और राम रसायन भी है, रसविलास भी है। बस ये तो क्या है कि चिंतामणि को रसवादी और पूरे इन कवियों को जब रसवादी कह रहे हो तो आप पास सबूत क्या, तो ये चिंतामणि की रचना देख लीजिए, रसविलास। देव की जो रसविलास रचना है वो भोर या मोर, वो ये है, यानी देव की रचनाओं की संख्या मिश्र बंधु 52 से 72 मानते हैं और ये अनेक राजाओं के यहां भटकते रहे, किसी राजा के यहां टिक रह नहीं पाए। अंत में एक भोगीलाल करके हैं, जिनको आचार्य शुक्ल जी के ग्रंथ में मोतीलाल लिख रखा है। ये है भोगीलाल, ये भोगीनाथ नहीं है। ये भी है राजा, लेकिन ये रहेंगे आपके मतीराम के आश्रित, क्योंकि मतीराम की जो सत्सई है, और सत्सई हम लोग ये लिखते हैं कि भोगियों के लिए लिखी जाती है। कैसे? उदाहरण के रूप में बिहारी, क्या बिहारी भोग विलासी है? बिहारी नहीं है तो क्या हुआ, इनके आश्रित राजा तो है ही, ये कह रहे। हमारा ट्रिक है कि भैया सत्सैया तो भोगियों की यहां ही लिखी जाती है, मतीराम की जो सत्सई है वो सत्सई भोगनाथ के आश्रम में लिखी गई है, ये अलग है। तो मतीराम की रस के संदर्भ में रचना रसराज है, मतीराम के अलंकार के संदर्भ में रचना ललित ललाम मतीराम है और अलंकार 85 का है। ताले भी मिलेगा, दंते भी मिलेगा, यानी मतीराम के अलंकार के संदर्भ में रचना है। मतीराम की ये भी अलंकार के संदर्भ में है और मतीराम की छंद के संदर्भ में भी है, वृत्त कौमुदी। बस फिर सवाल कि मतीराम को आप कहां ले रहे हो? मतीराम ने रसराज लिखी है, रस की रचना मिलेगी। मतीराम के ललित ललाम और अलंकार 85 का अलंकार की मिलेगी और मतीराम के यहां वृत्त कौमुदी यानी छंद की भी मिलेगी। मतीराम सर्वांग निरूपक नहीं है, मतीराम विशिष्ट अंगों के निरूपण के कवि है। तो विशिष्ट अंग में किसी एक का ही करे ये जरूरी नहीं है। विशिष्ट अंग का मतलब ये हुआ कि 3-4 ही रहेंगे, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, छंद, गुण, दोष, रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, शब्द शक्तियां, ये सारे अगर करते हैं तो आप करेंगे चिंता, कुल, कुमार, भिखारी, अमीर, देव, ग्वाल, सब सोमरस पीकर सो गए। उन्होंने क्या सभी के बारे में लिखा है, जबकि यहां ऐसा नहीं है। उदाहरण के रूप में आप मतीराम ले रहे हो, मतीराम विशिष्ट अंग निरूपक कवियों में, विशिष्ट अंग में आप एक बार रस में भी ले रहे हो, क्योंकि रसराज आप अलंकार निरूपण कवि लोगे ना, वहां भी ले लोगे अलंकार 85 का या ललित ललाम, और छंदो निरूपक कवियों में भी आप मतीराम को ले लोगे, क्योंकि रचना नाम क्या है? वृत्त कौमुदी। अपना सवाल यहां ये है, इस काल के जो कवि ऑल ओवर देखा जाए तो ये कोई यूं छंदवादी कवि, अलंकारवादी कवियों के बजाय इनको आप रसवादी कवि कहते हो। ये पूरा समझ आधारित है। एक शब्द पकड़कर बैठ गए कि रसवादी है, इसका मतलब ये अलंकार के संदर्भ में या छंद के संदर्भ लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इस काल में सभी का चित्रण किया गया, नहीं तो वो नगेंद्र विभाजन नहीं करते, विशिष्ट अंग और सर्वांग है। लेकिन यहां केंद्र में जो प्रवृत्ति है वो रस की है, और रस में भी कौन से रस की रहेगी? श्रृंगार की, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल तक की संज्ञा दे डाली है। श्रृंगार काल की संज्ञा दी है, अलंकार काल का है, कलाओं का चित्रण है, क्योंकि काव्य अपना पे कला ही है। अगर आप अरस्तु पढ़ते हो, अरस्तु से पहले आप प्लेटो पढ़ते हो, तो वहां प्लेटो जैसे कि कला की बात कर रहे हैं, दरअसल है ये काव्य ही, लेकिन वो
कला के बारे में कहते हैं कि कला क्या है, कला कह रहे हो प्रकृति का अनुकरण है। प्लेटो यानी काव्य कला ही तो है, हम चित्र कला है, संगीत कला है, वैसे ये कला है। प्लेटो कहते हैं कला प्रकृति का अनुकरण है, और प्रकृति स्वयं ये भी कह रहे अनुकरण है किसका, सृष्टि का। जिसके लिए वो कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा यानी ईश्वर की कल्पना करते, कौन, प्लेटो पढ़ाया मैंने आपको। प्लेटो सत्य केवल इसी को मानते हैं, ईश्वर को ही सत्य मानते हैं, केवल भगवान। और इनका अनुकरण प्रकृति यानी ये क्या है, ये जगत। और प्रकृति का अनुकरण है कला यानी काव्य। प्लेटो ये कह रहे हैं कि ये अनुकरण, और ये अनुकरण का अनुकरण, क्योंकि प्लेटो सत्य केवल ईश्वर को मानते हैं, प्रत्यय को मानते हैं। तो प्लेटो कैसे है, प्लेटो प्रत्ययवादी तो है। आपका प्लेटो से कोई लेना देना नहीं है। काव्य कला है, ये है कि कहां से, ये बात आपके 400 ईसा पूर्व के लगभग की चल रही है। उस समय भी काव्य को कला कहा गया, इसलिए कला का मतलब काव्य है। क्या कला में केवल काव्य आता है? नहीं, इसमें चित्रकला भी है, संगीत कला भी, अन्य कलाएं भी है, लेकिन काव्य भी इसका एक भाग है। अभी फर्स्ट के टॉपिक था इसलिए हमारा चल पड़ा। प्लेटो प्रत्ययवादी है, प्लेटो ईश्वर को सत्य मानते हैं, प्लेटो जगत को इसकी नकल मानते हैं, यानी इसका अनुकरण मानते हैं, नंबर एक। फिर अनुकरण का ही अनुकरण किसको मानेंगे, कला को, यानी कला को नकल की नकल मानकर सत्य से त्रिपेत मानते हैं। इसका मतलब है ये जो काम है ये कवियों द्वारा किया जाता है, और ये झूठ परोसकर कवि हमारे अंदर कह रहे हैं वासना जगाते हैं। इससे व्यक्ति, इनको पढ़ने वाला कमजोर हो जाता है। परिणाम ये हुआ कि उनका यूनान पर्सिया से हार गया, और प्लेटो ने ये कहा इन कवियों से भरो ट्रक और कुड़ला से उधर छोड़ के आ जाओ, कह रहे राज्य से बाहर कर दो, कह रहे वहां पड़े रहेंगे। कुड़ला इधर जाते ही होंगे, यहाँ बहुत अच्छा हमारे जलाशय बना हुआ है, अगर आप कभी इधर गए हो तो ज्यादा दूर नहीं है, जा सकते हो। आपको कहीं मेहसाणा वेसाणा जाने की जरूरत नहीं है, आपने यहीं पास ही है। कुडला में बहुत बड़ा जलाशय है जिसे आप स्विमिंग पूल नाम दे सकते हो। आराम से उसके किनारे बैठकर आप यूं उसका भोग कर सकते हो। बहुत बढ़िया है, खेती हो रही है। ये जो अपना महंगा जीरा आ रहा है ना, ये यहीं का प्रोडक्ट तो है। ये जो आपको मोटे मोटे मुटकुले जीरे मिल रहे हैं ना, ये यहीं का प्रोडक्ट है। सब्जियां बहुत अच्छे से जो ये सुबह सुबह आप मिलती है ना, ताजी ताजी, यहीं से आती है। ये पूरा पूरा अपने शहर का जैसे ये जल है तो इधर ही है, सब लोगों का कल्याण इधर ही हो रहा है, तो जाना कभी। और वहां का जो मच्छर भी है ना, वो आपको इतने मोटे मोटे मिलेंगे, यूं कह रहे, ये छोटे मोटे नहीं है हल्के फुल्के फुटकल कोई यूं आचार्य शुक्ल की नजरों में, ये मोटे मोटे मच्छर ही। गए आप? हाँ, ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट केवल नाम का प्लांट है। एक बाड़मेर के ऐसे बहुत बड़े हमारे महाशय हुए थे राजनीति के धुरंधर, उन्होंने क्या नगर परिषद का जो बेड़ा गर्क किया ना, उसमें वो भी साथ में है, हालांकि उनका भी हो गया लास्ट में। लिखिए आगे लिखिए। आईसीयू के समस्त कवियों ने अपने ग्रंथों का निर्माण सामान्य पाठकों को काव्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया। अल्पविराम, ये कवि मूलतः रसवादी थे। कौन कह रहे? नगेंद्र कह रहे हैं। क्वेश्चन लिख दीजिएगा नगेंद्र, तो बढ़िया है, लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन लोगों ने आचार्य कर्म की अपेक्षा आचार्य कर्म की अपेक्षा
कवि शिक्षक के कर्म का ही निर्वाह किया है। कवि शिक्षक के कर्म का ही निर्वाह किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये कवि है, ये आचार्य नहीं है कह रहे। कवि शिक्षक के कर्म का ही निर्वाह किया है। नेक्स्ट, पूरा प्रश्न ले लीजिएगा। रीति काल की प्रवृत्तियां। रीति काल की प्रवृत्तियां, एक सवाल आपके यहां से बन जाएगा। रीति काल की प्रवृत्तियां, नंबर 1 श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता रहेगी नहीं रहेगी? श्रृंगारिकता। नंबर 2 आलंकारिकता, क्योंकि श्रृंगार काल अलंकार काल नाम तक दिया गया है। आलंकारिकता। नंबर 3 आचार्यत्व की होड़। आचार्यत्व की होड़। आचार्यत्व यानी ये लोग क्या बनना चाहते थे? आचार्य, बहुत बड़े विद्वान बनना चाहते, उसके विद्वान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। आचार्यत्व की होड़ ओब्लिक लक्षण ग्रंथों का निर्माण। हाँ किया है बिल्कुल। लक्षण ग्रंथों का निर्माण। क्या रीति मुक्त कवि भी लक्षण ग्रंथकार है क्या? नहीं है। क्वेश्चन लिखिए। अपवाद स्वरूप रीति मुक्त कवि इसमें नहीं है। अपवाद स्वरूप रीति मुक्त कवि इनमें नहीं है। नेक्स्ट, रुक जाइए। अब यहां अपन जैसे नगेंद्र का पढ़ेंगे। नगेंद्र ने 3-4 जगह अलग ले दिया है। एक जगह तो उनका कवियों का विभाजन ऐसे है। तीनों लिख रहे हैं अभी यूं। एक जगह तो वो क्या करते हैं, जैसे कि रीति काव्य। रीति काव्य का मतलब रीति कवि और रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त। फिर इनमें जाते हैं तो एक वर्ग है सर्वांग निरूपक और एक है विशिष्टांग निरूपक। ये अभी लिख रहे हैं जस्ट। विशिष्टांग में पुनः एक है, जैसे कि आप रस के बारे में लिख रहे हो, एक आप अलंकार के बारे में लिख रहे हो, एक आप छंद के बारे में लिख रहे हो। याद करना पड़ेगा थे जी को। इसके बारे में जा रहे हैं तो फिर मुख्यतः कह रहे श्रृंगार रस है। एक रह गए अपने, यहां लिख लेते हैं सभी रसों के बारे में। एक क्या है तो ये श्रृंगार रस ही, लेकिन श्रृंगार रस के भीतर नायक नायिका भेद,
ये नायक नायिका भेद ये श्रृंगार रस में ही है। यानी डॉक्टर नगेंद्र के एक विभाजन तो ये है, ये कवियों का विभाजन है। एक जगह वो क्या करते हैं, प्रवृत्तियां जो अपना के लिख रहे हैं यहां प्रवृत्तियों के संदर्भ में जाते हैं, तो नगेंद्र रीति का एक ही चीज घूम फिर के लास्ट में फिर कहते क्या, देखिए प्रवृत्तियां हैं, इसमें वो दो प्रकार से लेते हैं। एक है मुख्य प्रवृत्तियां और एक है गौण प्रवृत्तियां। आपको याद इसलिए नहीं क्योंकि यहां रटना है नहीं, ये अपना आप सवाल आ जाते हैं वहां से निकलते हैं, और किसी का ऐसे विभाजन नहीं है। अब जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं इनमें वो क्या करते हैं, पुनः दो भेद कर लेते हैं। एक रीति निरूपण और एक श्रृंगारिकता। मुख्य प्रवृत्तियां रीति निरूपण क्यों, यही तो है और है क्या। आप नगेंद्र पढ़ोगे ना आपको ऐसा मिलेगा पूरा पूरा। श्रृंगारिकता, अब रीति निरूपण में क्या करते हैं, पुनः वही यानी वही सर्वांग रस, सर्वांग और विशिष्टांग, सॉरी प्रवृत्तियों में ले लिया वही चीज है। और गौण प्रवृत्ति है, या वो ये कह रहे हैं कि जब राजाओं के आश्रय में रहकर आप लिख रहे हो, आपके सवाल कौन सा, ये सवाल याद करना है कि मुख्य और गौण प्रवृत्ति नाम से विभाजन कौन करते, तो नगेंद्र। ये इसमें क्या, ये सवाल नहीं, सवाल बनता ही नहीं, कैसे बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। मुख्य प्रवृत्तियों को पुनः उन्होंने कितने भागों में बांटा है, फिर रीति निरूपण कितने भागों, नहीं ये नहीं। कवियों का वर्ग वो सवाल तो है ही, वो तो बढ़िया सवाल है। प्रवृत्तियों में ये सवाल नहीं पूछा जाता है, हमारे समझने के लिए कि सच में निकलते कहां कहां कैसे कैसे। अब गौण प्रवृत्तियों में किसको ले रहे हैं कि जब आप राजाओं के आश्रय में रहकर लिख रहे हो, तो ये तो कहने से रहे कि आप कमजोर हो, आप डरपोक हो, आप भीरू हो, आप कायर हो, ये तो कहने से रहे कहेंगे नहीं। कहेंगे आप तो शेर हो, सूरवीर हो, विक्रमी हो, पराक्रमी हो, भले चूहे जैसा हो लेकिन कहेंगे शेर जैसे आपका शरीर है, कह रहे। तो हर आदमी को महाराणा प्रताप जैसा बताएंगे, क्योंकि इनके घर का क्या जाता है, जैसे उनको बहुत बढ़िया, भले चेहरा बिहार की सड़कों जैसा, कहेंगे बहुत सुंदर है, तो कहेंगे उनको बिहार की सड़कों टूट उड़ी करनी। तो यहां इसका मतलब है कि वीर रस रहेगा। फिर ऐसा कोई काल नहीं है कि जिसमें भारत में विशेष रूप से कि भक्ति रहे ना, ऐसा संभव नहीं है। आदिकाल पढ़ रहे हो, आधुनिक काल पढ़ रहे हो, भले मध्यकाल ले रहे हो, ये रहेगी, ये सब जगह रहेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मिट्टी में है, जैसे धर्म, आप इसको नहीं निकाल सकते, इस पर आप केवल तर्क वितर्क कर सकते हैं। क्योंकि जब मुसलमान आए थे, आक्रांता आए थे, तो वो भी धर्म का प्रचार प्रसार हेतु आए थे, भले उनका इस्लाम रहा हो, कह रहे। अब तक की उन चीजों को देखकर हमने हमारे धर्म की रक्षा तो की होगी, कह रहे। ये बात तो एक सामान्य बात है कि एक तो हमारे धर्म को किसी धर्म से खतरा नहीं है, यानी हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म है, किसी से नहीं, यानी किसी अमेरिका, रूस, चीन भी प्रयास कर ले, हमारे धर्म को चोट पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि ये मिट्टी में, ये किसी कोई एडॉप्ट किया हुआ है नहीं। तो धर्म तो सब जगह रहेगा, मान के चलिए आप। बाकी बहुत सारे धर्म है जो उत्थान पतन होते रहे। यहूदी एक समय अपना चरम पर, अब इतना नहीं है। ईसाई ये लोग मजबूत है, इसलिए इस्लाम भले कितना ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां ये है कि ये लोग अमीर हो ही नहीं पाए। अब यूं नहीं कोई साहब हमारे गांव में तो मुसलमान वो अमीर, ये बात वो नहीं है। ये बात वैश्विक दृष्टिकोण से देखी जाए, इनकी ये अपने आजू बाजू देखो या पूरा आप अफ्रीका देख लीजिए, तो इसका मतलब है कि धार्मिक रचनाएं भी मिलेगी, कह रहे मिलेगी। अब आप कोई काल उठाकर ले लीजिए, साधु संत महात्माओं की नीति की बातें सदैव चलती रही है, चलती रहेगी। ये रहेगा, है और था। भले आप जैसे कि संगति की बात कर रहे हो, ये दुआ क्या नीति का ही तो है, कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही फल दीन। अब ये चल रहा हमारे स्कूलों में आशीर्वाद समारोह, तो दिन में 3 बार कहना पड़ता है,
क्योंकि संगति है, आपको उत्थान और पतन, आपको तैरना और डूबना, संगति करती है उनको, और करता कौन? ये तो बात मानते ही आप सब, क्योंकि हमारा उत्थान पतन होता किससे है? संगति से। अगर आपने चोर, डाकू, डके तो उचक्के की संगति पकड़ी तो आप वही बनेंगे, तय है। कहते हैं रंग नीले गुण तो लइए। और पढ़ाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ रह रहे हो, भले आपको उसे ईर्ष्या हो रही है, भले आप परेशान हो, लग रहा है कि इसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आप भी अपने मार्क्स बढ़ाने प्रयास कर रहे हो। इसके कह रहे हैं 150 में से 120 आ रहे हैं, हूं हाथ मत रुक जाओ, मैं ला 120 तुम बोलेंगे, ऐसा कोई करता है? अपन भी मननीय होते हैं, 60 से 80, 80 से कह रहे 100 से 110 प्रयास तो करते ही। तो ये जो सारी बातें, ये नीति की बातें प्रत्येक काल में रही, इसका मतलब है कि नीति का काव्य भी है। अपना सवाल बन गया ना, यानी रीति काल में कैसी रचनाएं मिली? तो रीति काल में रीति निरूपण मिला है, रीति काल में श्रृंगारिकता है, के साथ साथ रीति काल में वीर रस का काव्य है, धर्म अध्यात्म यानी भक्ति के बारे में लिखा गया है, और किसके बारे में? नीति के बारे में लिखा गया है। और यहीं से नगेंद्र ने एक और विभाजन किया, वहां 5 वर्ग कर दिए कवियों के। एक अलग विभाजन, एक लाइन है, लिखवा दूंगा उसमें, नीति का काव्य, भक्ति का काव्य, वीर काव्य और रीति निरूपण काव्य, श्रृंगारिकता काव्य, ऐसा विभाजन है। कवियों का विभाजन है, ये विभाजन है। लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में स्वयं नगेंद्र छोटा सा इतना दे रखा है। अब क्या है, वो हमें पढ़ाएंगे कि चिंतामणि से आप शुरू कर रहे हो, पहला कवि ले रहे हो, ऐसा अपन आरंभ से ही करते रहे। इन्हें आदिकाल पढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पढ़ते हैं, वो सिद्धों के बारे में बताते हैं हम लोगों को, इनकी भाषा के बारे में बताते हैं, लेकिन साथ ही क्या ये देते हैं कि इनकी शिक्षा तो क्या है, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, इसलिए इनको शुद्ध साहित्य में स्थान न दिया जाए। शुद्ध साहित्य की बात आती है, वो संवत 1050 का ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं से 1375। और यहां जैसे ही उनके कवि की बात आएगी, वो पहले कवि यहां किसको लेते हैं? हेमचंद्र को लेते हैं। हेमचंद्र को, क्योंकि मुंज इनके समकालीन थोड़े पहले मुंज की रचनाओं का हेमचंद्र ने संकलन किया है, इसलिए उनकी नजर में पहला कवि रहेंगे मुंज। और अपने ग्रंथ में स्थान दे रहे हो किसको? हेमचंद्र को। यहां पर सिद्धों को बाहर कर दिया है। नाथों के बारे में आचार्य शुक्ल जी के विचार ही अलग है। नाथ हम जैसे लेते हो, अब गोरखनाथ का समय वो कौन सा 9वीं शताब्दी मानते हो? क्या मानते हैं? 13वीं। तो ये तो बाद में वैसे आएंगे, यहां कोई समस्या ही नहीं है। अब आप जैसे मध्यकाल में जाते हो, और मध्यकाल में इतना बढ़िया समझाते हैं शुक्ल जी, किस काल में प्रवृत्तियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कह रहे हैं ये निर्गुण पहले लिखा गया है, और निर्गुण काव्य के निर्दिष्ट प्रवर्तक पढ़ना कभी आप यूं, उससे पहले नामदेव के ज्ञानदेव के बारे में पूरा समझाते हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये नामदेव से शुरू कर देंगे, यानी ऐसा लग रहा है नामदेव से निर्गुण काव्य द्वारा शुरू करेंगे, लेकिन करते नहीं है। एक शब्द लगा देते हैं कि निर्दिष्ट प्रवर्तक। हालांकि वो ये कहते हैं कि निर्गुण कवियों की रचनाएं साहित्य कोटि में आती नहीं है, निर्गुण में ज्ञानाश्रयी, जबकि निर्गुण में प्रेमाश्रयी इनकी आती है, कह रहे। लेकिन वो निर्दिष्ट शब्द लेकर कबीर को ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक बताकर शुरुआत कहां से करते हैं? कबीर से करते हैं। रीति काल में विशेष रूप से रीति काव्य की भूमिका लिखने के कारण यह नगेंद्र का महत्व बढ़ जाता है, इसलिए यह नगेंद्र की बात चल रही है हमारी। नगेंद्र भी क्या करते हैं? पहले 4-5 विभाजन करते हैं, फिर कवियों का विभाजन करते हैं, जब लिखने की बारी आती है, प्रवृत्ति पहले बता चुके हैं, तब तो वो कहते हैं कि अंत तो गतवा 4 वर्ग बन गए आपके पास में, कह रहे। इसलिए मैंने कहा 4-5 आपको याद करने नहीं, 4 वर्ग कौन से बने? तो वो कहते हैं कि एक वर्ग बनेगा आपके सर्वांग निरूपक। हम जो पढ़ते हैं ना वो ये है। पहले समझाने के बाद जैसे चिंतामणि शुरू करेंगे तो उससे पहले वो सर्वांग निरूपक के बारे में बात करें, और उसके आगे अब रस, छंद और अलंकार। आप नगेंद्र का विभाजन पढ़ते हो और कवियों को जो वर्ग देते हो वो सर्वांग निरूपक कवि, रस निरूपक कवि,
छंद निरूपक कवि और अलंकार निरूपक कवि। लास्ट में स्वयं कहते हैं कि मोटे तौर पर इन कवियों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कह रहे ऐसे हमारे आंकड़े रहेंगे। प्रवृत्ति मुख्य रूप से 2, काल विभाजन कवियों को वर्ग 3, कौन से? रीति कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। कवियों को 3 वर्गों में, प्रवृत्तियों को मुख्यतः एक मुख्य और एक गौण, और लास्ट में जब जाते हैं तब वो कितने वर्ग कर लेते हैं? ये 4 कि एक सर्वांग है, फिर रस है, छंद है, अलंकार। उदाहरण के रूप में मत्ती राम यहाँ तीनों जगह मिलेंगे आपको, तीनों जगह मतीराम पढ़ेंगे, इसलिए मतीराम किसी एक जगह सेट नहीं करेंगे। मतीराम यहां नहीं मिलेंगे आपको। मतीराम यहां आपके रसराज के लिए, या वृत्त कौमुदी लिए, या अलंकार पंचाशिका, या ललित ललाम के लिए। और ललित ललाम 2 जगह अलग अलग लिखा है, एक जगह ज्यादा लिख रखा है ना, वहां से सवाल बनाया कि इसमें अर्थ अलंकार शब्द अलंकार है नहीं, क्योंकि 2 जगह लिख रखा है ललित ललाम के बारे में, मतीराम के बारे में। और 3 सवाल हो गए, प्रवृत्तियां 2, कवियों का वर्ग 3, लास्ट में करते 4, और एक जगह 5 और कर लेते हैं। वहां वो भक्ति, नीति और वीर का साथ में बताते हैं। तो ये हम लिख रहे हैं, चलो लिखिए। प्रवृत्ति नंबर 4, भक्ति और नीति की कविता भी, भक्ति और नीति की कविता भी। यानी इस काल के कवियों ने केवल श्रृंगार के बारे में नहीं, भक्ति के बारे में भी लिखा है और नीति के बारे में भी लिखा है। कह रहे भक्ति और नीति की कविता भी। नेक्स्ट, वीररस की कविता भी लिखी गई, यानी कि वीररस की भी कविता, यानी भक्ति, नीति, वीर सब मिल रहे हैं। वीररस की भी कविता कोष्टक में लिख दीजिए, जैसे भूषण, सूदन, भूषण, सूदन, ये किसमें आ रहे हैं? वीररस। नेक्स्ट, प्रवृत्ति, आश्रय दाताओं का यशोगान, आश्रय दाताओं का यशोगान। आश्रय दाताओं का यशोगान, यानी पराश्रयता में लिखा गया काव्य। यानी पराश्रयता में लिखा गया काव्य, लिखा गया ना, सीधा सा है। यानी ये स्वतंत्र रूप से क्या रचनाएं कर रहे थे? नहीं, राजाओं का आश्रम रहकर, यानी पराश्रयता में लिखा गया काव्य। नेक्स्ट, मोस्ट करना, यथार्थ जीवन के प्रति गहरी आस्था। इसका मतलब है इनका जीवन काल्पनिक नहीं है, ये है। यथार्थ जीवन के प्रति जैसा था जीवन, यथार्थ था इनका। ये यथार्थ जीवन के प्रति गहरी आस्था। यथार्थ जीवन के प्रति गहरी आस्था, मोस्ट करना। यौवन व बसंत का काव्य, इसका अर्थ है श्रृंगार रस। यौवन व बसंत का काव्य। आगे लिख रहे हैं अपन, 2 शब्द आ रहे हैं जो इनके इर्द गिर्द घूमेंगे। यानी एक तो जैसे कि स्त्री, नारी या क्या माना गया है? भोग्य वस्तु। अब स्त्री का चित्रण जो किया है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, वहां भी चित्रण किया गया है। ऐसा नहीं है,
यहां इनके अगर अंगों का भी चित्रण करेंगे तो बिहारी आपको याद होंगे। जो राजाओं के अपने पक्ष के लोगों के बारे में बिहारी दो हम लोगों ने पढ़ा, तो वहां पर यानी स्त्री के अंगों का चित्रण कर रहे हैं, नायिका के अंगों का चित्रण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये मांसल चित्रण है, मांसल। हाँ, ये मांसल चित्रण कर रहे हो आप। तो ये जो भोग्या वस्तु मानना और ये सामंती प्रभाव है, क्योंकि सामंतों के यहां इनकी स्थिति यही थी। रीति काल के कवि है, वो राजाओं के आश्रय में रहने के कारण इनका चित्रण इस रूप में करते थे। और नारी यानी स्त्री यानी नायिका के मांसल का मांसल चित्रण, उनके अंगों के इस रूप में चित्रण किया गया है। इसी से जोड़कर यहां के साहित्य को यौवन और बसंत का साहित्य कहा गया है। फिर भी यथार्थ जीवन में गैर आस्था है, इसका अर्थ है कि इनका जीवन कपोल कल्पित नहीं है, ये इसका अर्थ है। उठ गया है। चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट, काव्य का रूप मुक्तक। काव्य का रूप मुक्तक की प्रधानता। काव्य का रूप डैश करके लिखिए, मुक्तक की प्रधानता। काव्य का रूप मुक्तक की प्रधानता। हमने कल लिखा, आपको याद होगा, 3 प्रकार का साहित्य मिलता है। मुक्तक है, सर्वाधिक है, प्रबंध है, नाटक भी है। और यहां से अगर नगेंद्र आप पास है, नहीं तो मैं दे दूंगा, मेरे पास क्या वो कुछ करेक्शन करके बना रखा है। ये रचनाएं सामने दीवार पर चिपका देना यूं, और यहां से आप ये सारी रचना याद कर लोगे तो रीतिकाल का सवाल कोई गलत होगा नहीं, क्योंकि उसके सारे आप सारे सवाल निकाल लोगे और याद है अधिकांश लोगों को। और है भी नहीं ज्यादा यूं, इतना नहीं है कि यूं 52 की 52 दे रखी है, 72 देव की, ऐसा नहीं है, मुख्य मुख्य है वहां। मुक्तक की प्रधानता, जबकि गौण रूप में प्रबंध भी, जबकि गौण रूप में प्रबंध भी। गौण रूप में प्रबंध भी। नेक्स्ट, अनुभूति की बजाय किस पर बल है? अभिव्यक्ति पर। अनुभूति की बजाय अभिव्यक्ति पर बल। अनुभूति की बजाय अभिव्यक्ति पर बल। अभिव्यक्ति रेखांकन, मुक्तक रेखांकन। नेक्स्ट, भाषा शैली। भाषा शैली डैश करके लिखिएगा। ब्रज भाषा, ये तो है ही है, अल्पविराम, कवित, सवैया और दोहा छंद में लिखा गया काव्य। ब्रज भाषा ये तो रहेगी रहेगी, कवित, सवैया और दोहा छंद में लिखा गया काव्य। पोस्टक लिखिएगा। नोट, कवित में आचार्य शुक्ल ने, अभी लिखा हमने पहले, वीर और श्रृंगार दोनों मान ली शुक्ल जी ने। कवित में आचार्य शुक्ल ने वीर और श्रृंगार रस को माना है। कवित में आचार्य शुक्ल ने वीर और श्रृंगार रस को माना है। जबकि कवित में वीर रस प्रधान है।
जबकि कवित्व में वीर रस प्रधान है। नेक्स्ट, मोस्ट करना, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। प्रधान रूप से उद्दीपन में गौण रूप में तो सब मिलेगा, एक बात प्रधान की प्रवृत्ति करती है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। नेक्स्ट, नारी के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण। नारी के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण। ओब्लिक या पूर्ण विराम आगे 2-3 इसके लिख दीजिए, ओब्लिक कर लीजिए। नारी के प्रति सामंतीय दृष्टिकोण। नारी के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण, नारी के प्रति सामंतीय दृष्टिकोण। पब्लिक, नारी को भोग्य संपत्ति मानना। नारी को भोग्य संपत्ति मानना। पूर्ण विराम। साथ ही गारस्थिक प्रेम को भी, गारस्थिक घर गृहस्थी, साथ ही गारस्थिक प्रेम को भी व्यापक स्वीकृति मिली। साथ ही गारस्थिक प्रेम को भी व्यापक स्वीकृति मिली। यानी घर गृहस्थी प्रेम को भी यहां पर, हाँ, उसके बारे में भी लिखा गया है। नेक्स्ट, मोस्ट करना प्रवृत्ति। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति कवियों की प्रवृत्तियों को डॉक्टर नगेंद्र ने रीति कवियों की प्रवृत्तियों को दो वर्गों में विभाजित किया है। दो वर्गों में विभाजित किया है। दो वर्गों में विभाजित किया है। क में लिखिए मुख्य प्रवृत्तियां। मुख्य प्रवृत्तियां। पुनः दो रीति निरूपण। यहां लिखना पुनः दो, पुनः दो भेद या भाग। नंबर 1 रीति निरूपण, नंबर 2 श्रृंगारिकता। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल की प्रवृत्तियों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। नंबर 1 क्या लिया आपने? मुख्य प्रवृत्तियां। मुख्य प्रवृत्तियां ये पुनः 2 भागों में। नंबर 1 क्या है? रीति निरूपण। नंबर 2 है श्रृंगारिकता। देखिएगा पुनः 2 प्रकार से विभाजन।
गड़बड़ा गया सब आपका मामला। नहीं, मैंने यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। तो पुनः दो प्रकार से विभाजन, पहले आपने मुख्य प्रवृत्तियां लिया है, मुख्य प्रवृत्तियों को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। मुख्य कौन सी है? तो रीति निरूपण और संगारित। ये क्या है? यही तो हमारा सवाल है डॉक्टर नगेंद्र अनुसार, मुख्य प्रवृत्ति कौन सी है कि नहीं, यही तो सवाल है आपको, ये तो याद करना पड़ेगा। तो श्रृंगारिकता और रीति निरूपण ये क्या है? ये मुख्य प्रवृत्ति। अब रीति निरूपण में जो लिखवा रहा, ये सवाल पूछा नहीं जाएगा। रीति निरूपण देखिए, पुनः दो प्रकार से विभाजन, सर्वांग विवेचन, विशिष्टांग विवेचन। इसके लिखिएगा सर्वांग विवेचन। पुनः दो प्रकार से विभाजन, सर्वांग विवेचन, विशिष्टांग विवेचन। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा है। एक मुख्य प्रवृत्तियां, वो है रीति निरूपण और श्रृंगारिकता। रीति निरूपण को पुनः दो भागों में बांट देते हैं। एक ऐसे कवि है जो विशिष्ट अंगों का विवेचन करेंगे, एक ऐसे कवि वर्ग आएगा जो सभी का करेंगे। कह रहे सर्वांग विवेचन है। सर्वांग में क्या रस आ रहा है? 100% आ रहा है। विशिष्टांग में रस या तो है ही है, या रस छंद अलंकार ही तो है, या सभी है इसलिए आ गया, या विशिष्ट है उसमें रस का है। नेक्स्ट नंबर 2 लिखिए गौण प्रवृत्तियां। नंबर 2 लिखिए गौण प्रवृत्तियां। इसमें लिखिए 1 2 3 गौण प्रवृत्तियां। नंबर 1 राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति यानी किसकी प्रशंसा की गई है? राजाओं की। तो ये वीर काव्य है कि नहीं है? ये होगा। क्वेश्चन लिखिए वीर काव्य। गौण प्रवृत्तियां नंबर 1 राज प्रशस्ति, इसका अर्थ है राजाओं की प्रशंसा, और तय है कि प्रशंसा करेंगे तो उनका वीर काव्य बन गया। नंबर 2 भक्ति, नंबर 3 नीति। नंबर 2 भक्ति, नंबर 3 रीति, नीति नीति नीति। ऐसे करके इनके कितने वर्ग बन गए देखिए, एक वीर का, एक रीति का, सॉरी एक वीर का, एक भक्ति का और एक नीति का। 3 एक ये, 4 एक ये, 5। ऐसे करके इनके 5 वर्ग हो गए, क्योंकि 2 यहां थे और 3 गौण में ले लिए। एक लाइन छोड़कर एक टिप्पणी डाल दीजिए। नोट डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति काल में 5 प्रवृत्ति सूचक ये अलग सवाल है, इसको याद करने में ज्यादा जरूरत नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति काल में 5 प्रवृत्ति सूचक वर्ग कहे जा सकते हैं। प्रवृत्ति सूचक वर्ग कहे जा सकते हैं यथा नंबर 1 रीति काव्य। ये सवाल मोस्ट है, गौण है, गौण। यथा नंबर 1 रीति काव्य, नंबर 2 रीति मुक्त काव्य। ये श्रृंगारिकता वगैरह ये सब रीति में आ गया।
हालांकि रीति मुक्त में भी श्रृंगार रस तो रहेगा ही। नंबर 1 रीति काव्य, नंबर 2 रीति मुक्त काव्य, 3 भक्ति काव्य, 4 नीति काव्य, 5 वीर काव्य। भक्ति काव्य, नीति काव्य, वीर काव्य, रीति काव्य, रीति मुक्त, फिर भक्ति, नीति, वीर। बस ये है, आपको इतना ही ध्यान रखना। हमारा सवाल बिना नगेंद्र का आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। प्रवृत्तियां हो गई, आगे बढ़िए। लिखिए रीति काव्य। एक शीर्षक डालिए, रीति काव्य। इसमें लिखिए रीति काव्य में, रीति काव्य में लिखिए दंडी के अनुसार, दंडी, दंडी की रचना का नाम दंडीदर्श, यानी लिखना है। दंडी के अनुसार इन्वर्टेड कोमा में काव्य रचना के तो काव्य रचना के तो स्पेशली सेकंड ग्रेड के लिए लिखवा रहा हूं। सेकंड ग्रेड हो मारे स्पेशल के आवे कौन आयो। काव्य रचना के तो ये 2 मार्ग, दंडी के अनुसार काव्य रचना के तो ये 2 मार्ग, डैश करके लिखिए, वैदर्भ और गौड़ ही होते हैं। वैदर्भ और गौड़ ही होते हैं। इसलिए मैंने आपको कल समझाया था पूरा पूरा ये नोट्स, ये बिना पढ़े किसी के नहीं समझ, बिल्कुल नहीं आते। पढ़ रहे हैं ध्वनि काव्य, हालात कैसे हैं देख लीजिए, सबके ऐसे ही, आपके नहीं हो। भाषा तक समझ में नहीं आ रहा है, भाषा और टॉपिक भी बिना पढ़े समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लिखते इससे इर्द गिर्द हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। अब यहां पर क्या है, आप दंडी का लिख रहे हो, दंडी का, यानी हम अब संस्कृत में चले गए हो कि संस्कृत में रीति का अर्थ क्या लिया गया है। तो संस्कृत में रीति से जो अर्थ लिया है वो है मार्ग। इसका अर्थ होता क्या है, होता है पद्धति, यानी एक तरीका है, कह रहे कैसा ही विशिष्ट तरीका है, कह रहे विशिष्ट पद संगणना रीति कहते हैं, कह रहे। और दंडी ने इसका अर्थ मार्ग लिया और क्षेत्र के आधार पर इसके 2 भेद कर लिए। क्षेत्र एक विदर्भ का है और एक गौड़ प्रदेश है। इस आधार पर दंडी ने 2 प्रकार की रीतियां बता दी। कौन सी? वैदर्भी और गौड़ी, कह रहे। ये हमारा सवाल है। जबकि हम रीति प्राय कितनी पढ़ते हैं, हम लोग 3 पढ़ते हैं। तीसरी कौन सी है? पांचाली, जो वामन की देन है। आगे 6 भी है, लेकिन हम 4 तक पढ़ते हैं। रुला, यानी जो रुद्रट है, इन्होंने एक चौथी रीति दी, लाटिया, या जिसे लाटी रीति कहते हैं। प्राय जो हम पढ़ते हैं वो ये वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तीनों रीतियों का संबंध गुणों से है। हाँ, गुणों से, क्योंकि काव्य शोभा कर्तारो धर्मो गुणा, वामन की परिभाषा यही है। तो यहां जैसे गौड़ी है ओज गुण, 1-2-1-2, पांचाली प से प्रसाद गुण। और अब आपकी यही राह है, और है ही नहीं आपके, अब मजबूरी है, आपको माधुर्य गुण करना पड़ेगा। क्या हम गुणों के बारे में पर्याप्त मात्रा में पढ़ चुके हैं, और जो गुण है वो रसाश्रित है।
इतना सरल होता है ये याद करना ही, क्योंकि आप जैसे रीति पढ़ते हो, रीति संप्रदाय प्रवर्तक वामन, और वामन ने गुण पर सर्वाधिक जोर डाला है, इसका मतलब इनको आप सेट कीजिए गुण के साथ। और जैसे गुण में आते, गुण क्या है? गुण रसाश्रित है, इसका मतलब गुणों के साथ क्या रहेंगे? रस। रीति में जाते हो तो वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली में सर्वश्रेष्ठ कौन सी रहती है? वैदर्भी रहती है। और इनका संबंध किससे? माधुर्य से। जबकि गुण में जाते हो माधुर्य सर्वश्रेष्ठ नहीं है, प्रसाद है। कारण इसमें सारे रस आ गए, क्योंकि ये क्या है? ये रसाश्रित है। अब सारे रस आपके प्रसाद में आ गए तो इनके साथ आप अपने रख दीजिए। उदाहरण के रूप में आप माधुर्य हो, श्रृंगार तो रखोगे रखोगे कह रहे। फिर कौन सा? करुण, फिर शांत, फिर हास्य। और उधर आप ओज गुण ले रहे हो तो वीर है, विभत्स है, रौद्र है और भयानक है। इनमें से आप फिर आएगा सवाल, ये आएगा, फिर आएगा सवाल, फिर आ रखा है, क्योंकि यहां सवाल सबसे बढ़िया यही बनता है। तो आपने ये लिखा है काव्य रचना के तो दो मार्ग वैदर्भ और गौड़ी होते हैं। नेक्स्ट एक पंक्ति लिखिए। यहां इतने सवाल ये फुटकर लिख रहे हैं, सवाल बन गया। दंडी ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग करके इसके दो भेद किए, एक वैदर्भी और एक गौड़ी। नेक्स्ट, काव्य की रीति सीख्यो, मोस्ट करना पंक्ति को, मोस्ट। काव्य की रीति सीख्यो, काव्य की रीति सीख्यो, सुकविन सौ। काव्य की रीति सीख्यो, सुकविन सौ। बहुत सारे ऐसी पंक्तियां रहेगी, जैसे एक तो तुलसी गंग दुओ भये, सुकविन के सरदार। पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की। भिखारी दास की रचनाएं रहेगी श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, ये तो रहेगी इनकी महत्वपूर्ण। रस के संदर्भ में इनकी रहेगी रस सारांश, रस का सार, रस सारांश। छंद के संदर्भ में इनकी रहेगी छंदार्णव पिंगल। अरे याद कैसे होगी ये सब होगी याद आपको पढ़ने से, और एक दो बार पढ़ने से नहीं, इनको बार बार पढ़ने से। बार बार पढ़ोगे तब कवि कुल कंठाभरण हो जाएगी। ठीक दूल्हा बार बार पढ़ेंगे, यानी आपने एक याद की कि काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस के बारे में तो रस के बारे में सारांश, छंद के बारे में छंदारणव पिंगल। कौन है? भिखारी दास। किन के आश्रित कवि थे? हिंदुपति सिंह के। ऑफलाइन का ट्रिक है, इसलिए ये 6-7 क्लास रिकॉर्ड करेंगे तब तो शायद भिखारी आए नहीं हो। ट्रिक ऑफलाइन का, ऑनलाइन का ट्रिक नहीं है। ऑनलाइन में क्या है? हम महान है, सनातनी है, सर्वश्रेष्ठ है। ऑफलाइन से मीटिंग ट्रिक बना दे। ये ऑनलाइन का ट्रिक ही नहीं है, ट्रिक किसका है? ऑफलाइन का ट्रिक है। यूं तो वो जैसे तुलसी गंग दुओ भये, सुकविन के सरदार भिखारी दास की। आगे की कवि रीजिए तो कविता ही राधिका कन्हैया सुमिरन को बान, किसकी रहेगी पंक्ति? भिखारी दास। और भिखारी दास जी नाम से लिखा करते थे। दास जी आचार्य, मोटे आचार्य क्या करते हैं? तुक्के ठोकते हैं, तुक्के। तुक का काम हिंदी में इन्होंने किया है, तो लिखिए आगे भिखारी दास। ये काव्य की रीति सीख्यो, सुकविन सौ पंक्ति किसकी रहेगी? भिखारी दास की। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इनमें से एक ये। लिख दिया ना? नेक्स्ट एक और लिखिए,
जाते कछु हाउ हूं, जाते कछु हाँ हूं, ये ऐसे ही है भाई। जाते कछु हाँ हूं, लयो कविताई को पंथ, लयो कविताई को पंथ। ये अब आप तो इसको कैसे करेक्ट करोगे, यहां अनुस्वार है, हो गया ना, ये कम कर दो इसको थोड़ा। जाते कछु हाँ हूं, लयो कविताई को पंथ, भिखारी दास। पंक्ति भी भिखारी दास की रहेगी। क्वेश्चन लिखना श्रृंगार निर्णय, ली कहां से है, श्रृंगार निर्णय से। नेक्स्ट, वामन के अनुसार, वामन के अनुसार मोस्ट करना, ये सवाल आया सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इतना मेरे को याद नहीं आया, जरूर है। वामन के अनुसार गुण विशिष्ट रचना, इन्वर्टेड कोमा में, गुण विशिष्ट रचना गुण विशिष्ट रचना अर्थात विशिष्ट पद रचना, अर्थात विशिष्ट पद रचना, गुण विशिष्ट रचना अर्थात विशिष्ट पद रचना रीति है। और इसका अर्थ ये होता है कि ऐसी रचना जिसमें कह रहे गुणों की विशेषता हो, वो रीति है। इसका अर्थ यही, क्योंकि इन्होंने गुणों को यहां समेट लिया है, इसका अर्थ भी गुण ही है, जो कि यहां लिखा हुआ नहीं है। गुण विशिष्ट रचना अर्थात विशिष्ट पद रचना रीति है, ये परिभाषा किसकी रहेगी, ये वामन की है। नगेंद्र ने साथ में ये भी लगा रखा है पद संघटना पद्धति विशेष का नाम, ये वामन का है नहीं, इसलिए मैंने जो वामन का वो लिखवा दिया। नेक्स्ट, संस्कृत काव्य में रीति का अर्थ, ये जो सारा लिखवा रहा है इसको करना ही होगा याद, यूं और कोई विकल्प नहीं, क्योंकि रीति काल में एक भी फालतू चीज नहीं है यहां पर। संस्कृत काव्य में रीति का अर्थ मार्ग अथवा पद्धति विशेष से है। संस्कृत काव्य में रीति का अर्थ मार्ग अथवा पद्धति विशेष है। नेक्स्ट, रीति काव्य वह काव्य है रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति एवं, क्या है, रीति काव्य वह काव्य है, और रीति काव्य की भूमिका लिखने वाले नगेंद्र है, तो ये नगेंद्र के कथन चल रहे हैं। रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति एवं जिसकी रचना
विशिष्ट पद्धति एवं नियमों को दृष्टि में रखकर की गई है। रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति रेखांकन एवं नियमों को दृष्टि में रखकर की गई है। पूर्ण विराम क्वेश्चन लिख देना नगेंद्र। नेक्स्ट एक इन्वर्टेड कॉमा डाल देना, नगेंद्र की परिभाषा है। हिंदी भाषा साहित्य उत्तर मध्य काल में अनेक कवियों ने लिख देना पूरा, आपकी लैंग्वेज सेट हो जाएगी। हिंदी भाषा साहित्य उत्तर मध्य काल में अनेक कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों की टिक कर देंगे इसको, संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों की बंधी बंधाई परिपाटी पर संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों की बंधी बंधाई परिपाटी पर संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों की बंधी बंधाई परिपाटी पर अपने काव्य की रचना की। दोबारा बोल रहा हूं, यानी यहां ये होता ठीक रहता, लेकिन है नहीं कि हिंदी भाषा साहित्य में नहीं है, एक ही है हिंदी भाषा साहित्य उत्तर मध्य काल में। इसका मतलब है रीति काल में अनेक कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों की बंधी बंधाई परिपाटी पर अपने काव्य की रचना की कि नहीं की? बिल्कुल की, पूर्ण विराम। इसलिए आज उन्हें, पूर्ण विराम आगे बढ़ाइए, इसलिए आज उन्हें रीति कवि और रीति कवि और उनके काव्य को रीति काव्य संज्ञा से अभिहित किया जाता है। उनके काव्य को रीति काव्य संज्ञा से अभिहित किया जाता है। दोबारा बोल रहा मैं पूरा हिंदी भाषा साहित्य उत्तर मध्य काल में अनेक कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र रेखांकन के नियमों की बंधी बंधाई परिपाटी पर अपने काव्य की रचना की। बंधी बंधाई परिपाटी है, इसलिए यह पद्धति विशेष है, इसलिए इन्हें लक्षण ग्रंथ कहा गया है। पूर्ण विराम। इसलिए आज उन्हें रीति कवि और उनके काव्य को रीति काव्य संज्ञा से अभिहित किया गया है। क्वेश्चन लिखना बाई नगेंद्र। 15 मिनट बाद मिलते हैं। भाई नगेंद्र, भाई